हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू एजुकेशन विद रानी शुक्ला में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, एंड तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अगर आप रीट, सीटेट, टेट या फिर किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और सिर्फ ये क्वेश्चंस ही नहीं बल्कि इन क्वेश्चंस के थ्रू हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी करेंगे जो आप सभी के क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ। सभी शिक्षक, सभी अभिभावकों को और सभी माता पिता को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्री रिक्विजिट टू लर्निंग अ लैंग्वेज। यानी कि किसी भी भाषा को सीखने की सबसे प्रथम शर्त कौन सी है, आवश्यक शर्त कौन सी है? मोटिवेशन, हैबिट फॉर्मेशन, इमिटेशन या फिर ओरल अप्रोच। फ्रेंड्स, आप सभी लोग आंसर इसके कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर सही दिया होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट, यानी कि मोटिवेशन। किसी भी भाषा को सीखने के लिए अगर हम उसकी पहली शर्त की बात करें तो मोटिवेशन है। मोटिवेशन पता ही आपको दो तरह की होती है, इंट्रिंसिक या फिर एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होती है जो अंदर से होती है, और एक्सट्रिंसिक वो होती है जो उसे बाहरी तत्वों से जैसे कि स्कूल से, टीचर्स से, इन सारे लोगों के द्वारा दी जाती है। ठीक है, और इंट्रिंसिक में वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है। मोटिवेशन शब्द कहाँ से लिया गया है? मोटिवेशन शब्द जिसका अर्थ है मतलब टू मूव। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इमिटेशन में क्या होता है? बच्चा जो होता है वो चीज़ों को अनुकरण करता है। जब टीचर आदर्श वाचन करता है, यानी कि जो भी टीचर पढ़ा रहा होता है, जब वो टीचर प्रोनाउंस करता है तो बच्चा क्या करता है? उसी चीज़ को रिपीट करता है। ठीक है, और ओरल अप्रोच तो उसमें होगा नहीं। ठीक है, और हैबिट फॉर्मेशन मतलब किसी भी चीज़ की आदत डालना, प्रैक्टिस करते करते हो जाती है वो। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो गलत है। तो यहाँ पे आपको पर्सन दे रखे हैं और यहाँ पे वर्क, थ्योरी, पब्लिकेशंस, लैंग्वेज लर्निंग दे रखी है इनकी। जैसे कि स्किनर ने क्या लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस एलईडी के बारे में बताया था। ठीक है, या फिर क्या पैवलोव ने थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बता रखा है, या फिर क्या चॉम्स्की ने थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है। इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दे दिया होगा फ्रेंड्स। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ओनली ए, और ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी, ए, एंड ऑप्शन डी, बी एंड सी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पैवलोव की, तो पैवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की थी, राइट। पैवलोव ने कुत्ते पर किया था ना क्लासिकल कंडीशनिंग। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बारे में बता रखा है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में। और चॉम्स्की जो है वो थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो चॉम्स्की हैं वो क्या थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं? नहीं करते। तो फ्रेंड्स, पहला है आपका बी एफ स्किनर। बी एफ स्किनर ने क्या कहा? लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस LAD थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग की, है ना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये मैच होना चाहिए था थर्ड से। और जो चॉम्स्की है थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग उन्होंने नहीं दी, बल्कि थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो किसने दी थी? वो दी थी आपकी स्किनर ने। ठीक है, तो चॉम्स्की बात करते हैं आपके LLD की, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस की बात करते हैं। ठीक है,
ये याद रहेगा आपको, ठीक है। और जो पैवलव है वो क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब एक बार हम ये भी जान लेते हैं स्किनर के बारे में और डिफरेंट कॉन्सेप्ट कि स्किनर ने क्या क्या कहा है, या पैवलव ने क्या क्या दे रखा है, या फिर चॉम्स्की ने क्या क्या दिया है, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो आप कर सकते हो। फ्रेंड्स, पैवलव ने, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि पैवलव ने क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की है, हैबिट फॉर्मेशन की बात करते हैं पैवलव, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो कंडीशनिंग है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है और ऑटोमेटिक टाइप ऑफ लर्निंग है, ठीक है। विच इज़ स्टिमुलेट एक्वायर द कैपेसिटी ऑफ इवोक एंड रेस्पॉन्स, ठीक है। ये याद रहेगा फ्रेंड्स आपको। और अगर स्किनर की बात है तो स्किनर जो है उन्होंने क्या किया था, सफ़ेद चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। फंक्शनल थ्योरी दी थी स्किनर ने। और स्किनर की जो बुक थी टेक्नोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें उन्होंने क्या किया था, टेक्नोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने जो माइक्रो टीचिंग शब्द है और जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन शब्द है ये दिया था इन्होंने, ठीक है। और ये क्या थे, ह्यूमन फंडामेंटलिस्ट बिहेवियरिस्ट थे, ठीक है, यानी कि मानव मौलिक व्यवहारवादी थे। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ना फ्रेंड्स, ये साथ के साथ याद करते हुए चला करो। हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन ना पूछ के बल्कि कोई और पूछ ले आपसे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रोच, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अप्रोच एम्फेसाइज इंटरेक्शन एज द मीन एंड द गोल ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है जो भाषा सीखने के साधन और लक्ष्य के रूप में बातचीत पर जोर देता है। तो कौन सा होगा फ्रेंड्स, कम्युनिकेटिव, ओरल या फिर ओरल या फिर ऑरल, या फिर इमर्जन, और या फिर ऑप्शन नंबर 4 साइलेंट। आंसर दीजिए फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में इसका। आई होप आप सभी लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है आपका कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव अप्रोच जो होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इसमें कम्युनिकेशन पर बल दिया जाता है, यानी कि जब आप बाहर जाते हो तो जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो, डिफरेंट सेंटेंसेस का यूज़ करते हो डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, है ना, तो ये इस पर बल देता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, डैश ग्रामर हैज़ रिप्लेस डैश ग्रामर, यानी कि इनमें से कौन सी ग्रामर को किस ग्रामर से रिप्लेस किया गया है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए है आपका स्ट्रक्चरल एंड फॉर्मल, ऑप्शन नंबर बी है आपका फॉर्मल एंड फंक्शनल, ऑप्शन नंबर सी है आपका फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, और ऑप्शन नंबर डी है आपका फंक्शनल ग्रामर एंड फॉर्मल ग्रामर। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल ग्रामर। अब फ्रेंड्स आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल ग्रामर के अंदर क्या आता है। तो फ्रेंड्स फंक्शनल ग्रामर जो होती है वो किस चीज़ पर फोकस करती है, वो फोकस करती है डिस्क्राइब करने पर। चीज़ों को डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। प्रकार्यवाद और आपका संरचनावाद होता है इससे विपरीत, ठीक है। अब देखो फंक्शनल में क्या होता है, फंक्शनल में फोकस किया जाता है कि जो भी टेक्स्ट है या जो भी चीज़ें हैं वो आपको समझाई जाए, किस तरीके से समझाई, कॉन्टेक्स्ट पर बल दिया जाता है इसमें, ठीक है। और स्ट्रक्चरल की बात करें अगर हम फ्रेंड्स, तो स्ट्रक्चरल में क्या होता है, स्ट्रक्चरल में ये एनालाइज किया जाता है कि जो वर्ड है ना, वो किस तरीके से लिखा गया है, ये एनालाइज करता है राइटिंग को, ठीक है। जैसे लैंग्वेजेस को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करता है कि किस तरीके से रिटर्न है। इसके स्ट्रक्चर पर बल देता है कि ये जो इसकी जो संरचना की गई है वो सही तरीके से की गई है या नहीं की गई है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है फ्रेंड्स, द होमोनिम ऑफ बार इज़, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन है आपका बियो, या फिर बेयर, या फिर बैर, या फिर बार। तो फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि होमोफोन क्या होता है, होमोग्राफ क्या होता है और होमोनिम क्या होता है। देखो ये तो हम लोग को पता है कि जाहिर से पता है कि साउंड का मतलब सब में अलग ही होगा, ठीक है। कहीं पर क्या होगा प्रोनाउंस और जो वे है उसका वो अलग हो सकता है, स्पेलिंग अलग हो सकती है, लेकिन जो मतलब तो सब में ही इसका अलग है, ठीक है। अब जैसे कि होमोफोन है, होमोफोन में क्या होगा,
होमोग्राफ में क्या होता है, होमोनिम में क्या होता है, ये आपको देखना है। देखो, जब बात होती है होमोग्राफ की, मतलब कि रिटन फॉर्म जो होगी वो सेम होगी, ठीक है, सिर्फ वहाँ पे उसकी मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन अलग होगी। जैसे कि अगर आप बात करो कि जैसे लीव का मतलब क्या होता है, रहना, और एक लीव का मतलब लाइव का मतलब क्या है, रहना, और एक लाइव का मतलब क्या है। जैसे कि अभी मान लो अगर ये वीडियो है वो लाइव चल रहा है, ठीक है। अब जैसे कि होमोफोन है, होमोफोन में क्या होता है, साउंड जो होती है वो सेम होती है, लेकिन जो मतलब साउंड सेम होती है उसकी। जैसे कि टू और टू, तो टू का मतलब क्या होता है, दो, और टू का मतलब क्या होता है, भी वाला भी टू होता है, ठीक है। अब हम जब इसको पढ़ेंगे तो इसका पढ़ने का मतलब क्या है, साउंड सेम आ रहा है, लेकिन जो इसकी स्पेलिंग है वो क्या है, वो अलग है। और यहाँ पे आपसे क्या पूछा, यहाँ पे आपसे पूछा होमोनिम। होमोनिम क्या होता है फ्रेंड्स, होमोनिम क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है जहाँ पे मीनिंग जो होती है उसका मतलब अलग होता है, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग जो होती है। अब वो देखो, जैसे इसको पढ़ा से वही जाएगा बाहर, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आई होप आप सभी लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर ही दिया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है डिप्थोंग आर डैश, यानी कि डिप्थोंग क्या होते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले से ही कि मोनोफ्थोंग क्या होते हैं और डिप्थोंग क्या होते हैं। जो मोनोफ्थोंग होते हैं वो होते हैं सिंगल बाउल साउंड, ठीक है, यानी कि जिसमें सिर्फ एक बाउल आता है, साउंड के अंदर सिर्फ एक बाउल आता है। और अगर हम डिप्थोंग की बात करें तो डिप्थोंग क्या होता है, जब डबल बाउल साउंड की बात होती है तो वो होता है आपका डिप्थोंग। मोनोफ्थोंग कितने होते हैं, मोनोफ्थोंग होते हैं आपके 12 होते हैं आपके मोनोफ्थोंग। और अगर हम बात करें आपके डिप्थोंग की, है ना, तो डिप्थोंग होते हैं आपके ये कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 8। तो ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है अगली बार आपके एग्जाम में यही पूछ ले कि मोनोफ्थोंग कितने हैं और डिप्थोंग कितने हैं। जो मोनोफ्थोंग होते हैं वो सिंगल बाउल साउंड होते हैं, और जो डिप्थोंग होते हैं वो क्या होते हैं, अब आपको बताया ना वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी डबल कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी बाउल साउंड होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी डबल बाउल साउंड होते हैं। तो फ्रेंड्स जो डिप्थोंग होते हैं वो डबल बाउल साउंड होते हैं, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना है कि मोनोफ्थोंग 12 और डिप्थोंग जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं आपके 8, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। अ स्पेशल नीड लैंग्वेज क्लासरूम इज़ आइडियली, यानी कि अगर कोई भी समावेशी कक्षा का जो भी क्लासरूम है तो वहाँ पे वो कैसा आना चाहिए। हैज़ एक्स्ट्रा टीचर टू बी हेल्प रेगुलर टीचर, एक्स्ट्रा टीचर्स की नीड होगी वहाँ पे क्या, या फिर एक्सक्लूसिवली फर्निश्ड, या फिर विशेष तरह से सुसज्जित होना चाहिए वो, या फिर ऑप्शन नंबर सी है आपका लोकेटेड सेपरेटली, यानी कि क्या अलग से स्थित किया जाना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर है आपका डी इंटीग्रेट्स ऑल टाइप ऑफ लर्नर। तो फ्रेंड्स अगर आप बात कर रहे हो स्पेशल नीड्स यानी कि समावेशी शिक्षा वाले बच्चों की, तो वहाँ पे क्या होगा, सभी बच्चों को एक ही साथ पढ़ाया जाता है। ये हो सकता है कि उनके लिए जो भी इक्विपमेंट्स हैं या फिर जो भी चीज़ें होती है, मतलब जो बच्चे हैं उनके अंदर एथिक्स वैल्यूज़ डेवलप कर दी जाती हैं, ठीक है, स्टेयर्स वगैरह जो भी होती है, मतलब स्कूल में मैनेजमेंट उस तरीके का किया जा सकता है। लेकिन जो वो क्लासरूम की होती है स्पेशल नीड में समावेशी शिक्षा के अंदर क्या होते हैं, इट इंटीग्रेट्स ऑल टाइप ऑफ लर्नर। यहाँ पे क्या होता है, सभी प्रकार के बच्चों को समावेशी शिक्षा के अंदर एक साथ शिक्षा दी जाती है, किसी भी लर्नर को सेग्रीगेट करने की बात नहीं करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन है, या फिर अगर हम इंटीग्रेट की बात करते हैं तो समावेशी की बात करते हैं, जिसके अंदर सभी को एक साथ शिक्षा दी जाती है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन में हम पढ़ते भी हैं इसी के बारे में, ठीक है। समावेशी शिक्षा यानी कि सभी को एक साथ शिक्षा देना है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैल्यू एसोसिएटेड विद एन इंक्लूसिव क्लासरूम। इसका ऑप्शन है आपका ए कंपटीशन, ऑप्शन नंबर बी है आपका एनवी, ऑप्शन नंबर सी है आपका सिंपैथी, और ऑप्शन नंबर डी है आपका कोलैबोरेशन। तो फ्रेंड्स अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। मूल्यों को सम्मत करने के लिए इंक्लूसिव क्लासरूम में आप क्या करोगे, किसकी ज़्यादा आवश्यकता है, कंपटीशन की? बिल्कुल भी नहीं। एनवी यानी कि ईर्ष्या की तो कहीं भी ज़रूरत ही नहीं होती। सिंपैथी यानी कि बच्चों को कभी भी दया भाव ये सारी चीज़ें दिखा के तो हम नहीं एथिक्स और वैल्यू डेवलप कर सकते हैं। तो किसकी ज़रूरत है, कोलैबोरेशन की, यानी कि सहयोग की, ठीक है। सहयोग बहुत ज़्यादा
आवश्यक हैं। आई होप आप सभी लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में यही आंसर दिया होगा फ्रेंड्स। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स आपका, नोट मेकिंग इज़ यूज। नोट मेकिंग का यूज़ हम किस लिए करते हैं? ड्यूरिंग अ लेक्चर। ऑप्शन नंबर बी है आपका वाइल रीडिंग अ रिव्यू। ऑप्शन नंबर सी है आपका ड्यूरिंग एक्सटेंसिव रेफरेंस वर्क। ऑप्शन नंबर डी है आपका वाइल राइटिंग एन एसे, यानी कि एसे लिखने के टाइम पे करते हो आप, या फिर जब आप एक्सटेंसिव रेफरेंस वर्क कर रहे होते हो तब करते हो, या फिर जब आप किसी बुक का रिव्यू कर रहे होते हो। ऑप्शन नंबर बी में आपसे जो पूछा था, किसी बुक का रिव्यू करते हो तब उसका प्रयोग करते हो, या फिर लेक्चर के टाइम पे। तो कब इसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स हम? अगर हम किसी बुक की समीक्षा करें तो हमें इसकी ज़रूरत है ही नहीं, लेक्चर के टाइम पे भी नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें कब होती है? जब हम बहुत एक्सटेंसिव रेफरेंस वर्क करें, यानी कि गहराई से वर्क करें किसी भी चीज़ पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, स्कैनिंग एंड स्किमिंग आर स्ट्रेटजीज फॉर। स्कैनिंग और स्किमिंग किसकी स्ट्रेटजीज़ हैं? तो फ्रेंड्स ये किसकी स्ट्रेटजीज़ हैं? ये स्ट्रेटजीज़ हैं आपकी, ये बताना है आपको, स्पीकिंग की हैं या फिर थिंकिंग की हैं, या ऑप्शन नंबर सी रीडिंग की हैं, या ऑप्शन नंबर डी राइटिंग की है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है बताइए। आई होप आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स रीडिंग। ठीक है, ये सब रीडिंग की ही चीज़ें हैं, स्कैनिंग और स्किमिंग। जब हम स्कैन करते हैं ना, ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्कैनिंग क्या है, स्किमिंग क्या है। पहली बात तो ये है कि ये सारी रीडिंग की चीज़ें हैं, है ना। अब रीडिंग को भी हम 4 पार्ट, मतलब रीडिंग को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका ओरल रीडिंग, और एक होता है आपका स्कैनिंग, स्किमिंग, है ना। और इसके अंदर आपका आ जाता है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। अब स्कैनिंग में क्या होता है, किसी भी विशिष्ट चीज़ की अगर आप खोज कर रहे हो, किसी भी विशिष्ट शब्द की या विशिष्ट चीज़ की, तो उसके लिए करा जाता है स्कैनिंग। स्पेसिफाइड फैक्ट को ढूंढने के लिए किया जाता है। स्किपिंग में क्या होता है, फास्ट रीडिंग करते हो आप, सिर्फ आप ओवरव्यू ले लेते हो किसी भी चीज़ का कि इसमें क्या बताया गया है क्या नहीं, यही होता है। ठीक है, अब वही अगर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव की बात करें तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एग्ज़ाम में पहले आता था, अब इसी का ये चेंज करके इसको क्या बोल देगा, स्कैनिंग और स्किमिंग। इंटेंसिव मतलब होता है किसी भी चीज़ को गहराई में, इंटेंस मतलब डीप नॉलेज अगर आपको करनी है ना, तो आप इंटेंस यानी कि आप गहराई में जा कर के उस चीज़ को पढ़ोगे। ठीक है, और अब ये आपको सब पता चल गया कि इंटेंसिव में क्या होगा, केयरफुली आप किसी भी चीज़ की डिटेल कलेक्ट करनी है आपको, डीप नॉलेज लोगे आप, ओवरव्यू। और एक्सटेंसिव में क्या होगा, सिर्फ ओवरव्यू, है ना। ऐसे क्विक रीडिंग कर लोगे आप और आपका काम हो जाएगा। ओवरव्यू आप ले लोगे, ठीक है, जिसकी आपको ज़रूरत थी। ओरल रीडिंग भी पता ही आपको क्या होता है ना। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि स्कैनिंग में क्या होता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स या स्पेसिफिक फैक्ट के बारे में हम देखते हैं। स्किमिंग में क्या होता है ना। स्किमिंग में जैसे हम वर्ड्स को जैसे ऐड आता है तो आप उसको स्किप कर देते हो ना, वैसे ही स्किमिंग में क्या होता है, जो मेन चीज़ें होती है उसको आप पढ़ लेते हो, एक ओवरव्यू ले लेते हो। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चंस समझ आएंगे, इनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगी हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे की अन्य वीडियो और अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।